हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए दो महत्वपूर्ण चैप्टर के प्रश्न हम लेकर आए हैं। दो ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल इन चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, और काफ़ी अच्छे नंबर इन चैप्टरों से बनते हैं। इन चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, खासकर जियोग्राफी में। ठीक है, 70 नंबर आप लोगों को पक्का करना है जियोग्राफी में, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो आपके क्या है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। वायरल वीडियो आप सभी के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी मेहनत लगा है इसके बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। वायरल वीडियो आप सभी के लिए मैं आज लेकर आया हूं। अभी चैनल को नया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सबसे पहला आपका चैप्टर है स्टूडेंट, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि, जो आपका सेकंड चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं जियोग्राफी में। दूसरा आपका चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, जो कि चैप्टर 4 है। इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दो चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 70 नंबर पक्का करना है। तो भैया वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी को इस वीडियो में बताऊँगा, वो भी क्वेश्चन विथ आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट। आप लोगों को पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का, खासकर बहुविकल्पीय नंबर 8 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है जियोग्राफी में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, जनसंख्या आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है। मैंने काफ़ी बार इन क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ, लेकिन एक बार आपका फिर से टेस्ट है। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। जो कि बात क्या हो रहा है कि जनसंख्या आकार के वृहत्तम महाद्वीप है, तो वो एशिया यानी सबसे बड़ा महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, जिसमें दो सबसे ऐसे देश हैं जो कि जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। सबसे नंबर 1 पर चीन, सेकंड पर हमारा भारत। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। इनमें से चारों में से विकल्प में आपको बताना है सबसे बसा यानी सबसे ज़्यादा लोग और घने बसे महाद्वीप कौन है। अफ्रीका हो जाएगा, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो दूसरे का भी हो जाएगा भैया, जैसा कि मैंने बताया जनसंख्या के मामलों में चीन और भारत का मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। तो दूसरे का आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन भी स्टूडेंट को टेस्ट देना है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी तक उन्होंने कितना तैयारी किया है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। अब आप लोग को मैं हर एक मॉडल पेपर के वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा। काफ़ी स्टूडेंट को मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में गलतियाँ अधिकतम क्या होता है, लगभग क्या है 20% जो गलतियाँ होती हैं वो यही गलतियाँ होती हैं कि वो क्वेश्चंस को देखते नहीं हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में दे देंगे और दूसरे का पहले वाले में। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं की बात हो रही, तो तीसरे का डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, जो कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा, निम्न देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। यानी इन चारों देशों में से सबसे जनसंख्या कम किसकी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी 4 नंबर का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। इनमें से आपको बताना है कि किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इंडोनेशिया। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका ए हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पर आपका आ जाएगा कौन, भारत आ जाएगा। देखिए, जनसंख्या के मामले में, ठीक है, यानी सबसे अधिक में यानी चीन, भारत, ठीक है, आपका आ जाएगा इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका।
ये आपकी जनसंख्या के मामलों में चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। तो 5 नंबर का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं। भैया सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करते हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा, एशिया महाद्वीप में। हमने काफ़ी बार आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 2 बड़े देश एशिया महाद्वीप में रहते हैं, चीन और भारत। ठीक है, इन दोनों की जनसंख्या मिला दिया जाए तो लगभग क्या है, 300 करोड़ तो जनसंख्या हो ही जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ और ये 2 चैप्टर से लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं, जो 2 चैप्टर के नाम बताए हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यानी इनमें से किस क्षेत्र में जो जनसंख्या है ये सर्वाधिक पाई जाती है, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया या पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका। तो 7 नंबर का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी एशिया में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओशिनिया में, जो कि भैया कहाँ पर है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साइड में पड़ जाएगा, शायद ऑस्ट्रेलिया के या नीचे इसके साइड में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहा था गूगल मैप पे। तो 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि बुक के हिसाब से सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस में अधिक जनसंख्या है, यानी रूस में है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील में। तो भैया यूएसए में, जैसा कि मैंने बताया, चौथे नंबर पर पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में यूएसए आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो भैया वो ओशिनिया हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को आप आराम से देखिए और जो भी क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो टिक लगा लीजिए, नहीं तो अपने दिमाग में ऐसा याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। तो इनमें से डेनमार्क हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। तो भैया ब्राज़ील हो जाएगा, जो कि विश्व में सबसे गन्ना का उत्पादक देश यही है भैया, ब्राज़ील ही। ठीक है, दूसरे नंबर पर शायद हमारा भारत हो जाएगा, और भारत की बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना और गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। क्या है, नहीं की जाती है, ये बात हो रही है। तो अमेरिका एवं कनाडा के पेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र या अमेजन वेनिस में। तो भैया 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन बेसिन हो जाएगा, जो कि 13 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बागाती ब्रैकेट में है रोपण फसल नहीं है। ठीक है भैया, जो कि भैया रोपण एक प्रकार से क्या है, उसको लगाया नहीं जाता है, क्या है, हाथ से लगाया नहीं जाता, वो रोपण फसल नहीं हो। तो भैया इनमें से आपका गेहूं हो जाएगा, क्योंकि गेहूं को बोया जाता है। तो इनमें से राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो रोपण वाला क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा रोपण फसल नहीं। यहाँ पर कहवा, चाय और रबड़, इन सभी के प्रकार के भी ऑप्शन आ सकते थे। अगला है 15 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो भैया जो श्वेत क्रांति संबंधित है, काफ़ी बार हमने बताए हैं, आप लोग हमारी वीडियोज को देखते हैं तो आपको पता होगा। इनमें से बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो भैया प्राथमिक क्रियाकलाप की बात हो रही है, तो इनमें से आखेट, कृषि, खनन, विनिर्माण या परिवहन। तो भैया डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, वो आपका विनिर्माण परिवहन हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीयक क्रियाकलाप चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैं आपको कौन सा चैप्टर बता रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। इनमें से आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में चैप्टर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 17 नंबर। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल
नहीं है। ये मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी एक बागाती रोपण फसल नहीं है। ऑप्शंस में वहाँ पर गेहूँ दिया हुआ था, लेकिन यहाँ के ऑप्शंस में आपका मक्का दिया जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो इनमें से भी आपका परिवहन हो जाएगा, जो कि परिवहन और विनिर्माण के बारे में मैंने 16 नंबर क्वेश्चन में बताया था। वही रिपीट होकर अलग वे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। एग्जामिनर के द्वारा पेपर में भी ऐसे पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार रहना होगा सभी क्वेश्चंस के लिए। तो 18 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि दोनों चैप्टर से मिलाकर लिए गए थे। अब दोनों चैप्टर के हम चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, क्योंकि जियोग्राफी में टोटल 8 ही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन से आपका 2 नंबर का होता है, तो 16 नंबर आपको इसमें पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। आंसर देखिए, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उसके निवासियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़े क्वेश्चन का आंसर को समझिए कि क्या पूछा गया है कि किसी प्रदेश, यानी कोई प्रदेश, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, इसके क्षेत्रफल और उसके निवासी, यानी क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है आप लोग ये कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार पॉलिटिकल साइंस में भी बताया है, इसमें भी बताया है। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। आपकी तैयारी भी अच्छे से मैं करा रहा हूँ और अच्छे से सीरियस से कर रहे होंगे, तो इसका ईमानदारी से आपको आंसर पता होगा। ठीक है, मान लीजिए 25 करोड़ जनसंख्या निवास करती हैं, तो उसके अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका एक प्रकार से सूत्र भी है कि जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी होता है ना कि जितने जनसंख्या निवास करती हैं। ये सेकंड जो आपका चैप्टर है इसमें वही होता है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। मान लीजिए कि जिसका चैप्टर क्या नाम है, जनसांख्यिकी, ये इसीलिए चैप्टर है कि भैया मान लीजिए कि आपको उत्तर प्रदेश जनसंख्या में कोई लाभ देना है। ठीक है, लाभ देना है और सभी को बराबर मिले, उसके लिए आपको उस जगह का जाकर जनगणना करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितनी जनसंख्या है। ठीक है, 25 करोड़ में कितने बूढ़े जनसंख्या हैं, कितने जवान हैं, कितने यंग लड़के हैं, कितने महिलाएं, कितने बूढ़े हैं, कितने पुरुष। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें जनसंख्या घनत्व में बतानी रहेगी। फिलहाल जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने दे दिया है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। ठीक है, उच्च जनसंख्या की बात हो रही है, यहाँ पर 4 देशों का नाम पूछा जाता है। तब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आ जाएगा। देखिए सबसे पहला चीन, दूसरा भारत, जो कि उच्च जनसंख्या यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 देशों का नाम है। तीसरे पर आपका इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया। और चौथे पर आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चौथे नंबर पर आएगा। तो ये भी हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर दे देना, क्योंकि यहाँ पर 2 देशों का नाम पूछा गया था। तो चीन और भारत आपने लिख दिया, 2 नंबर एग्जामिनर देकर आगे बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए, मानव द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी मानव द्वारा आय, यानी पैसे प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, आय को क्या कहा जाता है, धन कहा जाता है। आय प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप, यानी किए जाने वाले परिश्रम, मेहनत को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कितना ईजी है आपको देना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक है, वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले 2 देशों का नाम लिखिए। क्या करना है हमें, 2 देशों का नाम लिखना है। तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड हो जाएगा, जो कि भैया वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले ये 2 देशों का नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि केवल 2 देशों का नाम बताना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 2 देशों का नाम बता दिया, बहुत ही आसान है। बस अब इतना भी आसान मत समझिएगा कि आप लोग सोचिए कि हलवा है मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट एक प्रकार से हलवा नहीं होता है, सब अपने में एक प्रकार से बाहुबली होते हैं। आप इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, सोशियोलॉजी को ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए। ठीक है, या आप
हिस्ट्री को ले लीजिए या आप जियोग्राफी को ले लीजिए या हिंदी को ले लीजिए। हिंदी को काफ़ी लोग ईजी समझते हैं लेकिन है नहीं। आप सेकंड पार्ट देखेंगे उसका हिंदी व्याकरण का तो वो भी काफ़ी कठिन है। तो कोई भी सब्जेक्ट हल्के में मत लेना है। हल्का जब हो जाता है, जब आप उसको पढ़ लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं, तब आपके लिए हल्का हो जाता है। लेकिन हल्के तब तक नहीं होंगे जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए विश्व के प्रमुख, ठीक है, विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र कहाँ स्थित है, इनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको लिखना है। तो उत्तर देख लेते हैं। जब किसी प्रदेश में कुछ विशेष भौगोलिक सुविधाएं तथा विशेषताओं के कारण जनसंख्या एक जमघट या समूह के रूप में बस जाती है तो जनकुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनकुंज कहते हैं। मुख्यतः ये जनकुंज कृषि उत्पादक क्षेत्रों या औद्योगिक प्रदेशों में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी अमेरिका विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्न को देखिए, क्या पूछा गया था कि विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र कहाँ स्थित हैं, इनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके नाम क्या है। देखिए ये आपके हैं भौगोलिक, ठीक है, जनसंख्या के जमघट या समूह के रूप में बस जाते हैं, जनकुंज कहते हैं। मुख्यतः जनकुंज कृषि उत्पादक क्षेत्रों या औद्योगिक प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? कृषि उत्पादक क्षेत्रों और औद्योगिक प्रदेशों में पाए जाते हैं। पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी अमेरिका विश्व के प्रमुख ये जनकुंज क्षेत्र हैं। ठीक है, तो जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं, इतना लिख देंगे, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आइल्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं मैं पूर्ण रूप से इस चैनल पर उनकी तैयारी अच्छे से करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी और आपका जो तैयारी है, चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखिए, उसको फॉलो कीजिए जो मैं बताता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के उल्लेख कीजिए। तो देखिए सबसे पहला बेरोजगारी तथा दूसरा प्राकृतिक विपदाएं हो जाएंगे, जो कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले ये 2 कारक हैं, बेरोजगारी और प्राकृतिक विपदाएं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है, इतना आप लिख देंगे तो आपका भैया 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर, रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। रबर एवं चाय, जो कि रोपण कृषि का इसमें 2 बात है। मान लीजिए कि नहीं होता तो आपका मक्का हो जाता। ठीक है, मक्का, और एक मैंने और बताया था, मक्का के बाद में आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए आप लोग को मैंने बताया था। ठीक है, एक आपका मक्का हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, मक्का और गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। तो रबर एवं चाय ये रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख है। अब आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन इसमें भी मैंने बताए हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ और किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है ये किसके द्वारा और कहाँ पर की जाती है, किस क्षेत्र में की जाती है। देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा हस्तांतरणशील कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वहाँ निवास करने वाले आदिम जात के लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब ये कृषि बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि अथवा स्थानांतरण, इसको क्या कहा जाता है, आदिकालिक को क्या कहा जाता है, स्थानांतरणशील कृषि या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि की जाती है। ठीक है, और वहाँ के निवास करने वाले जो आदिम जाति के लोग हैं वो ये कृषि को अपनाते हैं, इस कृषि को करते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर भी क्वेश्चन हमारा अति लघु उत्तरीय का कंप्लीट हो गया। टोटल आपके 8 ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, ये भी आपके क्या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। तो इन दोनों चैप्टर के भी हम इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताए हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए जन्म दर और मृत्यु दर में। ठीक है, हमें क्या अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, जन्म दर में और मृत्यु दर में कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीचों में। तो देखिए इन क्वेश्चनों को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर बहुत बड़ी में होता है, लेकिन इतने में हमें नहीं लिखना होता, टोटल 50 शब्दों में हमें लिख देना होता है इसका आंसर, जिसके लिए हमें एग्जामिनर 4 नंबर दे देगा। ठीक है, तो चलिए जन्म दर को देख लेते हैं कि क्या होता है जन्म दर। देखिए इसको प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये सबसे सरल और सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला माप है। इस माप के लिए केवल जीवित बच्चों को ही गिना जाता है। इस माप की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। अब यहाँ पर देखिए इस माप की गणना कैसे की जाती है। देखिए
जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कोई भी वर्ष हो सकता है जिसमें जीवित वो बच्चा जन्म हुआ है, स्लेस करके किसी क्षेत्र विशेष वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000 से गुणा कर दीजिए, जितना आएगा वो जन्म दर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एक प्रकार से सूत्र है, इसका गणना इस प्रकार से किया जाता है। अब हम मृत्यु दर को देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मृतकों की संख्या होती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। देखिए, मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के मध्य में अनुमानित संख्या गुणे 1000। तो देखिए दोनों में क्या है, अपोजिट है। एक प्रकार से क्या है, जो अंतर स्पष्ट करना था जन्म दर और मृत्यु दर का, ये दोनों का अपोजिट है। जैसे जन्म दर आपका क्या है, जन्म दर में केवल जीवित बच्चों को ही भैया गिना जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भैया प्रति 1000 किसी क्षेत्र के विशेष में एक वर्ष के दौरान, यानी एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जो मृत्यु यानी मृतकों की संख्या होती है, इसी के हिसाब से मृत्यु दर कहते हैं। और इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 नंबर क्वेश्चन है कि बाजारीय सब्जी, ठीक है, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, इसके बारे में बताइए। अब यहाँ पर देखिए, जो बाजार की सब्जी कृषि नगर के, यहाँ पर देखिए कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है, इसके बारे में बताया गया। तो देखिए, बाजारीय सब्जी की कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप किए जाने के निम्नलिखित कारण है, यानी कुछ कारण के थ्रू बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है, जिसको हम पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है नगरीय क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध होने के कारण। ठीक है, जो नगरीय क्षेत्र हैं इसमें यातायात का जो सुविधा होता है उसमें उपलब्ध होने के कारण सब्जियों को आसानी से बाज़ार में भेज दिया जाता है। जो सब्जियां होता है ना, उसको क्या है, आसानी से इसमें भेज दिया जाता है। दूसरा है सब्जी की मांग अधिक होने के कारण कीमत ऊंची रहती है। ये कीमत नगरीय क्षेत्रों में आसानी से मिल जाती है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तीसरा है नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण सब्जी की मांग अधिक रहती है और विस्तृत बाजार उपलब्ध होता है। अब यहाँ पर देखिए भैया, नगर यानी शहर की बात हो रही है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देखिए कि नगरीय क्षेत्रों में यातायात सुविधा, यानी भैया गाड़ी, मोटरसाइकिल, गाड़ी की बात हो रही है, यानी आपका 4 चक्का में देखा जाए, यानी 4 व्हीलर में देखा जाए स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा ट्रक हो जाएगा, यानी यातायात के काफ़ी साधन हैं। सब्जियां आसानी से बाज़ार में भेज दिया जाता है। यानी नगरीय समाज में क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों में सब्जियों की आसानी से क्या है, 4 व्हीलर से, जो भी 4 चक्के की गाड़ी होती है उससे आसानी से नगर में भेज दिया जाता है। दूसरा है सब्जी की अधिक मांग होने के कारण, यानी नगर में भैया सब्जी की मांग सबसे अधिक होती है और यहाँ पर इनकी कीमत, मान लीजिए कि भैया प्याज आपका 30 रुपये किलो है, नगर में आप 50 रुपये किलो बेचेंगे तब भी आपको 50 रुपये किलो दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो नगरीय क्षेत्रों में आसानी से वो पैसे मिल भी जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण सब्जी की मांग भी अधिक होती है। मान लीजिए जनसंख्या ज़्यादा है तो भैया सब्जियाँ भी अधिक बिकेंगी, तो अधिक रहती है और विस्तृत बाजार उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 2 नंबर, तो हमने बता दिया कि भैया बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय के क्षेत्रों के समीप क्यों किए जाते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं बाकायदा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया कि जनसंख्या, देखिए जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है भैया, अंतर स्पष्ट करना है इन दोनों के बीचों में। तो चलिए देख लेते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि में अंतर निम्नलिखित है, यानी कुछ निम्नलिखित पॉइंट के थ्रू बताया गया है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि को। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम धनात्मक वृद्धि के बारे में बात करेंगे। देखिए जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि तब होती है जब किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि तब भी संभव है जब किसी अन्य क्षेत्र के लोग उस देश में स्थायी से प्रवास कर जाए, यानी वहाँ पर जाकर बस जाए। ऋणात्मक वृद्धि देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में हुई कमी को ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो या लोग किसी अन्य देश में प्रवास कर जाएं। ठीक है, तो ये होता है ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि। ठीक है,
बोर्ड एग्जाम में आपका ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। देखिए धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि में एक प्रकार से अपोजिट का यानी जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को अंतर बताना है। देखिए मैंने तो इस तरह से आपको बता दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप इस तरह से आप धनात्मक वृद्धि और इस तरह से आप ऋणात्मक वृद्धि लिख दीजिएगा। और कॉपी में मैंने तरीका भी बताया है, खासकर भूगोल की कॉपी में कि कैसे आप लोगों को भूगोल की कॉपी को लिखना है, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया कि कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कॉपी को कैसे लिखना है। प्रॉपर एक बच्चा जो होता है वो कॉपी जियोग्राफी की कैसे लिखती है, 70 में 70 कैसे पाएंगे कॉपी को लिख के, तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन था ये मैंने बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो मिश्रित कृषि है इसकी विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। तो देखिए इस कृषि की मुख्य विशेषताएं अग्र प्रकार हैं। भैया क्या है, अग्र प्रकार है इस कृषि की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें सामान्य महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों को सामान्य महत्व दिया जाता है। दूसरा है इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, ठीक है। इस खेतों में आकार इसका क्या होता है, मध्यम होता है। तीसरा है गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं। चौथा है फसलों के साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है इस कृषि में। पांचवा है इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी यानी भारी पैसा निवेश होता है, ठीक है। तो मिश्रित कृषि क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक मिश्रित कृषि जैसा नाम ही आप पढ़कर देख सकते हैं कि मिश्रित यानी जिसमें सभी चीज़ें मिक्स हों। अब आप लोग देखते होंगे खीर में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। सब्जी में भी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। उसी प्रकार से मिश्रित कृषि को भी कहते हैं। उसकी विशेषताएं पूछी गई थी, इसकी परिभाषा जब पूछी जाएंगी तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो 5 प्रकार के मैंने इनकी विशेषताएं बता दिया जो कि 4 नंबर आपको दिलाकर जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके 4 लघु उत्तरीय प्रश्न था जिसको मैंने आपको बता दिया है। भूगोल का ये था और 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आज को वीडियो आपको पसंद आए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।